धरना दो, बैठे रहो, धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बना रहा। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए अखिलेश हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उनको गिनवाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुलायम के इस बयान की हर तरफ से मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों ने मुलायम के बयान की अपने अपने अंदाज में मजम्मत की है। बीजेपी ने इस बयान को मुतासरीन के जख्मों पर नमकपाशी से ताबीर किया है। कांग्रेस ने हैरत का इजहार किया है। इसी तरह सीपीएम का कहना है कि इस मामले पर सियासत के बजाय मुतासरीन के आंसू पोंछे जाने चाहिए। बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों की खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभोई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है और मुलायम सिंह जी से ये मैं उम्मीद नहीं करता कि वो फसाद जदगान को षड्यंत्रकारी कहेंगे। समाजवादी सरबराह के इस बयान ने मजहबी लीडरों को भी बरहम कर दिया है। जमीयत उलेमा ने मुलायम के बयान को उनके जहनी दिवालियापन से ताबीर किया है। इसी तरह समाजी कारकुन और आजाद रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने मुलायम के बयान को फसाद मुतासरीन की तौहीन करार दिया और फौरी मुआवजत का मुतालबा किया। ये इंसल्ट की है उन्होंने उन मजलूमों की जो इस वक्त 4 महीने से इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। मुलायम सिंह को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और अगर नहीं लेंगे तो इस इलेक्शन में उनको जवाब पूरी तरीके से मिलेगा, माइनॉरिटी का ही नहीं, हर इंसाफ पसंद इंसान का। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। कौमी अक़लियती कमीशन का कहना है कि अभी भी राहती कैंपों में 5000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं और समाजी तंजीमों की इमदाद पर तकिया किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी तरफ समाजवादी अक़लियती सभा के सदर और ममलिकती वजीर हाजी रियाज अहमद ने मुजफ्फरनगर फसाद मामले में हुकूमत का दिफा किया। रियाज अहमद ने मुतासरीन के लिए किए गए काम गिनवाए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चूक होने का भी एतराफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इरफान साहब, आप मुझे बताइए कि आजादी के बाद से कितने दंगे हुए? क्या किसी मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा किसी गवर्नमेंट ने दिया? क्या मृतक के परिवार को नौकरी 1 महीने के अंदर देने का काम किसी सरकार ने किया? क्या पुनर्वास करने के लिए किसी सरकार ने 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था की? क्या इतनी जल्दी कार्रवाई सारे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ किसी ने की? लेकिन हम माननीय उच्च न्यायालय को क्या करेंगे? जिन अधिकारियों ने धोखा देने का काम किया था, प्रशासनिक चूक करने का काम किया था, उससे हमारा इनकार नहीं है। प्रशासनिक चूक हुई, प्रशासनिक लोगों ने धोखा देने का काम किया, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें सब में स्थगन आदेश दे दिया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि दंगा हुआ, दंगाइयों ने दंगा पीड़ितों के साथ जाति की जुल्म किया, उससे की जिम्मेदारी से हम अपना इनकार भी नहीं करते और हमने उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की है। लेकिन अब इसमें राजनीति लोग करने लगे, कुछ चंदे वाले राजनीति कर रहे हैं, कुछ मदरसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ जो है तमाम तरीके के मसलक वाले राजनीति कर रहे हैं।
तो और कुछ दलों वाले राजनीति कर रहे हैं। मुलायम सिंह के बयान पर मुजफ्फरनगर कैंप के पनाहगजीनों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मुलायम सिंह को जब मुसलमानों के वोट की जरूरत पड़ती है तो वो मुसलमानों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज कैंपों में बदतर जिंदगी गुजारने वालों के बारे में ऐसी बात कहकर वो जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। अत्याचार हुआ मुस्लिमों पर जो है, लोग जो सरेआम काटा गया वहां पर जो है। तो जैसे रात जो है बयान आया मुख्यमंत्री जी का, इसका मुलायम सिंह यादव का, कि ये जो लोग कैंपों पड़े हैं षड्यंत्रकारी हैं, कांग्रेस के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। हम तो जो है दंगा पीड़ित है, हम किसी का आदमी नहीं। 4 महीने से यहाँ पर पड़े हम जो है, यहाँ पे हमारी कोई सरकारी सहायता नहीं हुई है अब तक के। जो भी मदद यहाँ पर हो रही है कैंपों में, वो सब मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। हमें 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। अब तक हमारी किसी सरकार ने कोई गवर्नमेंट सुविधा हम तक नहीं पहुंची है। हम चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए, 2 कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, नलका और एक रसोई। 5 लाख में हम क्या कर सके? हम जमीन लेके अपने बच्चों का करेंगे। कुछ रोज पहले मुलायम सिंह, सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने भी कहा था कि सब सरकार रहे या ना रहे, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। आज वही प्रमुख साहब हमें ये कह रहे हैं कि हम षड्यंत्रकारी हैं। ये गलत जवाब है उनका, गलत सोच है। हम उस आदमी के उस सरकार के साथ है जो हमारे साथ है। दिल्ली में गैर मुतवक्के कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी अब यूपी के मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि यूपी के मुसलमान आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। कानपुर में मीडिया को खिताब करते हुए पार्टी ने मुजफ्फरनगर में होने वाले फसाद की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर डाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कैंपों में रह रहे लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुजफ्फरनगर की घटना के बाद से मुसलमान देखिए किस तरह क्या कहते बोल रहा है। न वो सपा को वोट देना चाहता है, न बसपा को वोट देना चाहता है। लोग देख चुके हैं, सपा को हटा दो तो बसपा को ले आओ, बसपा को हटा दो सपा को ले आओ। अब की दफा हम विकल्प दे रहे हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश में विकल्प देखिएगा, अब आम आदमी पार्टी ही विकल्प देगी। इसमें मुजफ्फरनगर एक बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर बन गया है, क्या कहना है इसमें? मुजफ्फरनगर फैक्टर इसलिए बना हुआ है कि मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। आज 2-3 महीने हो गए अभी तक वो उनको ये सरकार अपने घर नहीं बेच पाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उल्टे हमारे मुख्यमंत्री जी वो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वहाँ जो शिविर में रह रहे हैं पीड़ित नहीं है, षड्यंत्रकारी लोग रह रहे हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी कर। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। आज यौम सार्फिन है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाई गई। माहिरीन का कहना है कि इस ताल्लुक से हिंदुस्तान अभी भी पीछे है और लोगों में मजीद बेदारी लाने की जरूरत है। चीन के बाद हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर आबादी वाला मुल्क है, लेकिन खरीदार के हक के तई बेदारी के लिहाज से काफी पसमानदा है। कंज्यूमर एक्ट के तहत खरीदार के हक के तहफ्फुज़ के लिए कई कवानीन मौजूद हैं जो फौजदारी और दीवानी मामलों की तरह पेचीदा नहीं हैं, लेकिन आज भी इस कानून के तहत फायदा उठाने वालों की तादाद दूसरे मुल्क की बनिस्बत हमारे मुल्क में काफी कम है। अगर इसका प्रचार प्रसार पब्लिक में होता तो उसके लिए जागरूक होता नागरिक, और नागरिक जागरूक होकर के जब भी कोई सामान खरीदने कहीं भी बाजार में जाता तो उसका बिल भी मांगता। हिंदुस्तान में खरीदार छोटी छोटी खरीदारियों में रसीद
और जरूरी जानकारी हासिल करने को गैर जरूरी समझता है और खरीदार की यही आदत उसके सबसे बड़े नुकसान का सबब बनती है। लेकिन जब ज्यादा बड़ी रकम की बात आती है तो खरीदारों में काफी हद तक बेदारी देखने को मिलती है। कारोबारी एसोसिएशन के ओहदेदार कंज्यूमर एक्ट को न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार के लिए भी मुफीद मानते हैं। जानकारों के मुताबिक खरीदारी से मुताल्लिक किसी भी तरह का मामला ज्यादातर खरीदार और कंपनी के दरमियान होता है, लेकिन दुकानदार की लालच और खरीदार की नासमझी के सबब दोनों के लिए नुकसान का सबब बनती है। महंगाई बढ़ी है, कंपनियों ने एक नया जो है प्रचलन चालू कर दिया है कि चीजों के दाम भी बढ़ा दिए हैं और जो मात्रा है वस्तु की वो कम कर दी है। ग्राहक को नहीं पता होता कि वो 1 किलो का पैकेट खरीद के ला रहा है, उसके दाम भी बढ़े हुए हैं और उसकी मात्रा भी 1 किलो की जगह 900 ग्राम है। ये भी उपभोक्ता अधिनियम के क्षेत्र में आता है। इस तरह की जो चीटिंग धोखेबाजी कंपनियां कर रही हैं उसके विरुद्ध वो न्यायालय में जा सकता है। हमारे मुल्क में आवाम की बेहतरी और समाजी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कवानीन की कमी नहीं है, लेकिन आवाम में बेदारी की कमी जरूर है। ईटीवी न्यूज मेरठ। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ बदसलूकी मामले के खिलाफ कानपुर में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने अमेरिका का अलाम की पुतला नजर आतिश किया और अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए। लोगों ने दिव्यानी मामले में अमेरिका से बिला शर्त मुआफी मांगने और मुकदमा वापस लेने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल अखिलती कमीशन के चेयरमैन से एक वफद ने मुलाकात की और बंगाली जानने वालों को ही मुलाजमत दिए जाने वाले कानून को खारिज करने में मदद करने की दरख्वास्त की। बोलना, लिखना और पढ़ना ये जरूरी कर दिया है रिक्रूटमेंट के टाइम में। हालांकि एक ऑलरेडी ऑर्डर सर्विस रूल का है कि रिक्रूटमेंट के बाद अगर आप बंगला डिपार्टमेंटल नहीं पास करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, बंगाल में हम हैं तो बंगला तो सीखना बहुत लाजमी है, वरना काम कैसे करेंगे। लेकिन रिक्रूटमेंट के टाइम ये करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। ये लेफ्ट फ्रंट के जमाने में हो गया था, इसको अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले तो उर्दू वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा। हाँ जरूर लिखेगा, जो SC/ST में लिखा, हम तो जिक्र उठाया तो ओपन इसमें कॉन्फ्रेंस में बोला। बेंगलुरु में कर्नाटक के अपोजिशन लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी अक़लियतों के एतमाद को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी अक़लियतों की तरक्की के लिए अपना विजन पेश करेगी। हालिया इजलास में JDS के रुकन असम्बली जमीर अहमद खान की गैर हाजिरी के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि किसी निजी काम की वजह से जमीर अहमद खान ने इजलास में शिरकत नहीं की। ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಭೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कर्नाटक में तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा हासिल करने में हो रही दुश्वारियों के सिलसिले में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तालीमी इदारे अक़लियती दर्जा हासिल कर सकते हैं। बेंगलुरु में रहमान खान ने कहा कि कमीशन के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अक़लियती दर्जा देने के मामले में कोई भी रियासती हुकूमत रुकावट पैदा नहीं कर सकती। रहमान खान ने कहा कि सर्टिफिकेट रखने के बावजूद अगर कोई रियासत तालीमी इदारे को अक़लियती दर्जा देने से इनकार कर रही है तो वो मरकजी वजारत अक़लियती उमूर से रुजू हो सकते हैं। Brought it, and that is a commission set up by the government of India, and that has all powers to give minority status, and nobody can refuse. And the state government is, if instant is brought to our notice, we will take up with the state government that they cannot reject a national commission's minority status. They cannot reject. आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी का आज 89वां यौम पैदाइश है। मोहम्मद रफी हिंदुस्तानी फिल्म की एक ऐसी आवाज है जिसे फरामोश करना नामुमकिन है।
मोहम्मद रफी की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हाजी अली मोहम्मद के यहाँ हुई। मोहम्मद रफी 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। मोहम्मद रफी बॉलीवुड में कई सुपरहिट नगमे गाए। मोहम्मद रफी ने सबसे पहले पंजाबी फिल्म दिल बलोच में गीत गाया। इसके बाद उन्हें पहली हिंदी फिल्म गांव की गोरी में अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला। 1944 में मोहम्मद रफी ने मुंबई का रुख किया। शायर तनवीर नकवी ने मोहम्मद रफी को नौशाद से मिलाया। फिर रफी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे नजदीक रफी साहब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो किसी की भी आवाज में गा रहे हों, लगता है कि ये आवाज, ये लहजा उनके लाशऊर से निकल के आ रहा है, और इसीलिए जो हमें लगता है कि ये उसी आर्टिस्ट की या एक्टर की आवाज में ये गा रहे हैं। देखिए, जहां तक मैंने देखा है मोहम्मद रफी के जो गाए हुए गीत हैं, आज भी जो नए गुलकार हैं वो उनकी ही कॉपी कर रहे हैं, और इस चीज को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रफी जहां सिर्फ उस दौर में मकबूल थे, आज भी उन्हीं की वजह से मकबूल हैं। मोहम्मद रफी ने बॉलीवुड के तमाम अदाकारों को आवाज दी। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक और कॉमेडियन जॉनी वॉकर से लेकर महमूद तक सबके लिए गीत गाए। उन्होंने गजल, नात, कव्वाली, गीत के अलावा भजन भी गाए। मोहम्मद रफी ने उर्दू अदब की भी आबियारी की। बेहतरीन उर्दू गजल उन्होंने गाई, गीत उन्होंने गाई, नज़में उन्होंने गाई हैं, और ये उन शोरा के या उन नगमा निगारों और लिरिसिस्ट्स के लिखे हुए गीत थे जो उर्दू ज़बान के मायानाज शोरा में उनका नाम लिया जाता है। साहिल लुधियानवी, कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, हत्ता के राजेंद्र कृष्ण साहब वगैरह। मोहम्मद रफी की फनकाराना सलाहियत का एतराफ दुनिया ने किया। मोहम्मद रफी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 1967 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण से सरफराज किया। 31 जुलाई 1980 को दुनिया मौसीकी में अपनी रोशनी बिखेरता ये सितारा गुरूब हो गया। ATV न्यूज, मुंबई। सदी के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी की यौम पैदाइश पर रांची में तकरीब मनाई गई। रफी के शदाई मंजीत सिंह सेठी और उनके साथियों ने रफी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। साहब जी की जन्मदिन तिथि है, और इस फरिश्ता इंसान के लिए हम लोग हर साल, मैं मंजीत सिंह सानी, महबूब शरीफ जी, मोहम्मद पाठक जी, हम खासकर इस प्रोग्राम को दिल से उससे प्यार करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, रफी साहब एक ऐसे इंसान थे कि सबसे बड़ी बात, वो जिस हीरो के लिए गाते थे वो हीरो हिट होता था, जिस फिल्म के गाते फिल्म हिट होती थी, म्यूजिक हिट होती थी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न ने दिखाई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। जॉइंट पे बैक एक नूरामेंट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। पापा, क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई, खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान, यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील कुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है
कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। बिहार में हुकूमत की बेतवजही के सबब बुनकरों की हालत खस्ता है। रंगरेज बिरादरी का एक बड़ा तबका भी कस्मपुरसी के दौर से गुजर रहा है। ये बिरादरी अब अपने पेशे को खैराबाद कहने पर मजबूर हो रही है। खुराक के बाद इंसान की सबसे बड़ी जरूरत कपड़ा है। कपड़ों की सनत से बुनकर और रंगरेज बिरादरी की एक बड़ी तादाद जुड़ी हुई है। सूत से बुनकर कपड़ा बुनते हैं और उन कपड़ों को खूबसूरत डिजाइन देने का काम रंगरेज बिरादरी करता है, लेकिन आज वो अपना आबाई पेशा तर्क करने पर मजबूर है। मुगलों के टाइम से भी चला आ रहा है, मुगलों के बाद फिर नवाबों के पास भी आया, बहुत तरक्की हुई बिरादरी के अंदर में। लेकिन जब से मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद मुल्क की आजादी के बाद हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिला, हम लोग पिछड़ते गए आहिस्ता आहिस्ता। आज हमारे बच्चे दूसरे लाइन में हैं, इस लाइन में कोई भी नहीं है। किसी जमाने में फूलों से रंग बनाकर रंगरेज बिरादरी कपड़ों की रंगाई का काम करते थे। बादशाहों और नवाबों के दौर में चांदी और सोने के तबक से कपड़ों की खूबसूरती में इजाफा किया जाता था, लेकिन बदलते हालात में रंगरेज तबका जदीद तकनीक से नहीं जुड़ सका। इधर कपड़ों की तिजारत पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने कब्जा कर लिया। हुकूमत की तरफ से भी इस सनत को बचाने की कोशिश नहीं की गई, लिहाजा इस पेशे के माहिर कारीगर आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हम लोग प्राइवेट काम में जिंदा हैं। ये साल भर नहीं, ये 6 महीना चला तो 3 महीना बैठ गए, 3 महीना चला तो 6 महीना बैठ गए, यही सिलसिला चलते आ रहा है। हम काम तो सिर्फ यही है कि दुकान में हम कारीगरी करते हैं और कारीगरी से बच्चों को हमने पालते हैं, पोसते हैं। और काम कोई ऐसा नहीं रहता, लगन आता है तो काम होता है, और बरसात आ जाती है तो काम हम लोग का ठंडा हो जाता है, बिल्कुल कम जाती है। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं 200-250 रुपए के, तो बरसात में 100 रुपए काम करते हैं, जो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। समाजी तंजीमों का मानना है कि हुकूमत इस सिलसिले में अगर पहल करे तो इस समाज की हालत बदल सकती है। उपेक्षित हो गए, टूट गए, और ये कारोबार छोड़ने पे, अपने कला को खत्म करने पे मजबूर है। आज जरूरत ये है कि भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय में, वस्त्र मंत्रालय में जो बुनकरों का या कपड़ा को विकसित करने का जो सेल होगा, उसमें एक अलग विभाग रंगरेजों के लिए बनाए। बिहार में तकरीबन 20 लाख की आबादी रंगरेज बिरादरी की है। हर इंतखाब में सियासी पार्टियां सियासी वादे करके उनके वोट हासिल कर लेती हैं, लेकिन उनकी फलाह के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किया गया। इसलिए आज इस बिरादरी की हालत खस्ता है और वो अपने पेशे को छोड़कर रिक्शा और ठेला चलाने पर मजबूर हो गए हैं। ईटीवी न्यूज पटना। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर है। कोलकाता के बाजारों में भी क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के लिए तोहफे की खरीदारी के साथ केक के लिए बेकरियों पर हुजूम देखा जा रहा है। केक के बगैर क्रिसमस का त्यौहार अधूरा समझा जाता है, जिसकी तैयारी में मुस्लिम कारीगरों का रोल अहम होता है। कोलकाता की बेकरियों में तैयार होने वाले डबल रोटी, बिस्किट व केक को मुल्क भर में मकबूलियत हासिल है। जानकारों के मुताबिक मुल्क में कोलकाता की बेकरी काफी पुरानी है। कोलकाता में रहने वाले एंग्लो इंडियन लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों को केक की तैयारी की तरबियत दी, क्योंकि इस कारोबार में ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ता था। इसलिए मुसलमानों की एक बड़ी तादाद बेकरी के कारोबार से वाबस्ता हुई और अंग्रेजों के लिए केक बनाना उनका पेशा बन गया। बाद में इस केक को न सिर्फ अंग्रेजों ने बल्कि दीगर तबकों के लोगों में भी मकबूलियत मिली। यही तो है, मेरा बाप दादा का अमल का कारोबार है। अभी 3 पीढ़ी चल रहा है, उसका लड़का लोग हम लोग है, अभी भी हम लोग चला रहे। आप लोग हमारे केक पसंद करते हैं बनाने के लिए, वो लोग बोले केक बनाने, तो अभी तक वो चल ही रहा है। और केक तो सभी जात खाते हैं, हिंदू मुस्लिम, और हम लोग का हाथ का बना हुआ केक वो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्रिसमस के लिए ये कारीगर भी इन दिनों दिन रात जाग कर केक बनाने में मसरूफ हैं, जिनकी खिदमात को ईसाई तबका भी अहम मानता है। यहाँ जो है, जो हम लोग ये मुस्लिम एरिया में आ रहे, जो हम लोग क्रिश्चियन है, ये हम लोग के बीच में भाईचारा है। जे हम लोग का पर्व में ये लोग हम लोग का साथ देते हैं, इन लोग के ना होने से हम लोग का ये केक नहीं बनेगा। बेकरी का कारोबार आज भी उसी तर्ज पर है जैसे 100 साल पहले था।
इस कारोबार से जुड़े लोग ज्यादा तरक्की हासिल करने में नाकाम हैं। उनके मुताबिक इस कारोबार में भी जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसे कारोबारी अपनाने से कासिर हैं। फॉरेन में देखा है तो उनका केक का टेस्ट, बनाने का जो स्टाइल है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज है, काफी डेवलप्ड है। तो आई थिंक कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा से उनको समय निकाल के इस पर भी सोचना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। बढ़ती महंगाई के बाद इमसाल केक की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। बेकरी के ये केक 50 से 600 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। उत्तर प्रदेश रियासत के गाजीपुर के नंदगंज में चहलुम जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शहीदान करबला को खिराज अकीदत पेश किया। रांची में भी चहलम के मौके पर मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जुलूस में रुकने पार्लियामेंट सुबोध कांसाय ने भी शिरकत की। लखनऊ में चहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पुराने लखनऊ में जगह जगह सबीलें लगाई गईं। इमाम बारगाहों में मजलिसों और मुज़ाकरों का एहतमाम किया जा रहा है। लोग मानते हैं कि इस अहद में भी कौमी एकता, भाईचारे, अमन के क़याम और मज़लूमीन को इंसाफ दिलाने के लिए इसी तहरीक और इनकलाब की जरूरत है, जिसे सदियों पहले इमाम हुसैन ने करबला के तपते रेगजार से शुरू किया था। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मोदी फॉर पीएम के नारे के साथ बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया फैसला। कहा मुल्क में कांग्रेस मुखालिफ लहर। कांग्रेस ने जुमा को पार्टी के वज़रा आला का तलब किया इजलास। सन 2014 के आम इंतखाबात के हिकमत अमली पर होगा गौर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए तैयार। मनीष सिसोदिया समेत 6 अरकान को शामिल किया जा सकता है काबीना में। और मुलायम के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को शरपसंद करार देने पर खड़ा हुआ हंगामा। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने की मजम्मत।
बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी के वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश करते हुए लोकसभा इंतखाबात के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में हालात बीजेपी